वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके क्या मेरिट्स निकले हैं, क्या पॉलिसीज़ हमने अपनाई थी, उनके मेरिट्स क्या हैं और क्या हमें ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ मेरिट्स हुए हैं या कुछ नुकसान भी हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे। बात करते हैं मीनिंग। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके साथ लिंक करना। फॉर एग्जांपल हम जब इंडिया का बिजनेस बाहर के दूसरे देशों के साथ भी करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ओपननेस। जब हम अपनी ओपननेस को बढ़ाते हैं, हमें पता था कि 1991 से पहले भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया गया, इसी की वजह से इंडिया एक ओपन इकोनॉमी बना। साथ में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है कंट्रीज़ की आपस में और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डीपन हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन वैसे तो एक बज़वर्ड है। बज़वर्ड का मतलब क्या होता है कि हर इंसान इसका अपना अलग मतलब निकालता है। जितने ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, उतने ज़्यादा थिंकर्स हैं, उतने ज़्यादा इसके मीनिंग्स हैं। मेन फोकस जो होता है इसका, इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मेन फोकस यहाँ पर होगा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। और साथ में जो कैपिटल है, जो एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री के अंदर जाती है तो उसका फ्री फ्लो होना चाहिए। गुड्स का फ्री फ्लो, सर्विसेज का फ्री फ्लो, कैपिटल का और साथ में ह्यूमन का भी फ्री फ्लो। 1991 की जो इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई उसके अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करा और बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर होने लगा। नई टेक्नोलॉजी और नया एक्सपर्टाइज वो भारत के अंदर आने लगा। इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। पहले उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी कंट्रोल्स गवर्नमेंट के लगे हुए थे। इसको हमने यहाँ पर फ्री करा, यानी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। जी हाँ, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल साथ साथ चलती हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक रिजल्ट निकल कर आता है प्राइवेटाइजेशन। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, आप पहले उन वीडियोस को देखिए, आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना देना। जो इतना बड़ा वर्ल्ड है उसको एक छोटा सा गांव बना देना, ग्लोबल गांव, जिसके अंदर कोई भी कंट्री अपने बॉर्डर्स के अंदर ही ट्रेड नहीं करती, बॉर्डर के बाहर भी ट्रेड करती है, दूसरी कंट्री के साथ रिश्ते बनाती है, इकोनॉमिक रिश्ते बनाती है, पॉलिटिकल रिश्ते बनाती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती हैं। अब देखते हैं कि भारत के अंदर 1991 में ऐसी कौन सी पॉलिसीज लेके आए गई थी जिनके द्वारा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया। सबसे पहला, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट पहले 40% थी, उसको बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया। 51 से लेकर 100% तक। 42 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो की इंडस्ट्रीज हैं, जो भारत की सरकार अपने पास रखती थी और उसमें से 40% ही फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट करने का पहले प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर पूरा 100% कर दिया गया। तो आज भारत के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जो फुल्ली 100% MNCs हैं, जिनमें भारत का कुछ भी पैसा नहीं लगा हुआ है। तो ये अलाउ किया गया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ी। दूसरा, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कराई गई। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी करेंसी की सेल और परचेज किसके लिए? फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। यानी जब हम मार्केट प्राइस में, इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं, इसे हम बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इसको हम किस लिए करते थे? गुड्स के इंपोर्ट के लिए और गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए। साथ में अगर हमें कोई इंटरेस्ट और या डिविडेंड की पेमेंट करनी है उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर अगर हमें अपनी फैमिली को कोई रेमिटेंसेस भेजने हैं तो वहाँ से भी हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर ये करा। हमारी इकोनॉमी ने दूसरी करेंसी के अंदर अपनी करेंसी को चेंज करना शुरू करा, जिसकी वजह से दूसरी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ना शुरू हुआ, बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ और हमारे रिलेशन उनके साथ गहरे होने शुरू हो गए। साथ में लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी हमने अपनाई। जैसे हमारी सरकार 5 साल की होती है, ऐसे ही हमने एक 5 ईयर का प्लान बनाया। किसके लिए? ट्रेड के लिए, कि हम कम से कम 5 साल तक के तो ट्रेड करेंगे, जो कि ट्रेड क्या होगी? एक लिबरल होगी, उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। जो भी रेस्ट्रिक्शंस, जो भी कंट्रोल थे फॉरेन ट्रेड पे, उनको हटाया गया और कंपटीशन को क्या करा गया? एनकरेज करा गया। कंपटीशन हमेशा अपने साथ अच्छी क्वालिटी लेकर आता है, तो इस अच्छी क्वालिटी को भी इंक्रीज करा गया। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज थे जिनको बिल्कुल फ्री
ट्रेड करना शुरू किया गया। तो ये थी लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी कैसे अपनाई गई। 5 साल की ट्रेड पॉलिसी को यहाँ पर अपनाया गया। रिडक्शन इन टैरिफ्स, हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शंस खत्म करे थे। मैंने कहा है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। अगर आप लिबरलाइजेशन नहीं करते हैं तो आप ग्लोबलाइजेशन भी नहीं कर सकते। आपको ट्रेड टैरिफ जो होते हैं उनको कम करना ही पड़ता है। तो भारत ने लगभग हर गुड के ऊपर ट्रेड टैरिफ को हटा दिया है। बहुत कम गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी टैरिफ्स लगाए जाते हैं। साथ में हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी ख़त्म कर दिया है। सन 2001 से अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो है सारे इंपोर्ट्स आइटम के ऊपर भारत ने विड्रॉ कर लिया है। बस कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर इंपोर्ट ड्यूटी ली जाती है। वहाँ पे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को वहाँ से भी हटाया गया है। वहाँ पे लिमिट सेट करी गई है कि कितना सामान आप मंगा सकते हैं, कितना सामान आप बेच सकते हैं। कुछ गुड्स के ऊपर ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अलावा कोई भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आज भारत के इंपोर्ट के ऊपर नहीं है। तो ये थी हमारी ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। एक बार मीनिंग लिखना है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, वो इंटीग्रेट होती हैं, इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड करती है, उसकी कंट्री में जाके या उस कंट्री को अपनी कंट्री में बुला के, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। हमने क्या करा, हमने इक्विटी लिमिट बढ़ाई, हमने पूरी 100% की कैपिटल अलाउ करी फॉरेन इन्वेस्टर्स को। हमने अपने रुपये को पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के अंदर डाला। हमने फॉरेन करेंसी की सेल परचेज शुरू करी। हमने ट्रेड पॉलिसी को लॉन्ग टर्म कराया, 5 साल तक की करा। साथ में हमने टैरिफ्स कम कर दिया और जितने भी कोटा सिस्टम थे, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको भी हमने कम कर दिया। बहुत ही छोटा टॉपिक है, पेपर में ये 6 नंबर में नहीं आ सकता। मैक्सिमम 3 नंबर में आएगा या फिर 1 नंबर में इससे MCQ ही आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये नहीं है, बट हाँ, अगर आप इसको पढ़ के जाएं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ये एक प्रॉपर आंसर हमने आज आपको वीडियो के अंदर दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा टोटल ऑल LPG की जो पॉलिसीज़ रही हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनके मेरिट्स क्या हैं, उनसे हमें फ़ायदा क्या हुआ है। सबसे पहला फ़ायदा हुआ है कि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट हो गई है। जी हाँ, LPG पॉलिसीज़ के बाद से प्राइवेट सेक्टर भारत के अंदर स्ट्रॉन्ग हुआ, लिबरल हुई ट्रेड पॉलिसीज़, और बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs भारत के अंदर आके बिजनेस करने लगी। तो भारत की जो इकोनॉमी है उसका जो GDP ग्रोथ रेट था वो शॉर्ट हुआ 8% तक। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर गेन देखने को मिले 1991 की पॉलिसीज़ के बाद, जिससे दिखता है कि भारत के अंदर जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है। इसका मतलब है कि भारत के लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हमारी इकोनॉमी एक वाइब्रेंट हो गई है। किसी एक ही तरीके के गुड्स हम लोग नहीं बेचते, अब बहुत हज़ार तरीके के हम यहाँ पर गुड्स बेच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हो गई है और हमारा GDP ग्रोथ रेट 8% तक भी चला गया था। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेंट है LPG पॉलिसीज। यस, इट इज़ ए स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। LPG पॉलिसीज ने क्या करा है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को स्टिमुलेंट दिया है। स्टिमुलेंट मतलब कि उनको प्रेशर दिया है पीछे से, उनको ग्रो करने के लिए एक धक्का दिया है, ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। उसने भी बहुत ज़्यादा राइज दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको हटाया गया, लिबरल किया गया, प्राइवेटाइजेशन करी गई, ग्लोबल कंपटीशन कंट्री के अंदर अलाउ किया गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्री के अंदर आए, जिसकी वजह से भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई और भारत दुनिया की टॉप 10 इंडस्ट्रियल देशों के अंदर आ गया। वही हमारा जो IT सेक्टर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है भारत में, वो दुनिया में सबसे बढ़िया सेक्टर्स में से एक है। जी हाँ, भारत का IT सेक्टर ग्लोबली रिकॉग्नाइज सेक्टर है, जिसको लगभग हर देश भारत से सर्विस लेना चाहता है। तो यही दिखाता है कि जो LPG पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हमारी कंट्री के अंदर रही थी। साथ में हमने देखा था कि LPG पॉलिसीज़ लाने का सबसे बड़ा कारण था कि हमारी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। तो अगर हमारी LPG पॉलिसीज़ आई और फिस्कल डेफिसिट को सही कर दिया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और यही हुआ। भारत के अंदर जो LPG पॉलिसीज़ आई उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को बहुत कम कर दिया। हमारा फिस्कल डेफिसिट 8.5% तक पहुंच चुका था 1991 से पहले, हमारे GDP के 8.5 पे, लेकिन 1991 की पॉलिसीज़ के बाद वो गिरकर 3.5% ऑफ GDP पर आ गया। ये आज भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 8.5% से तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर हमारी सक्सेस दिखती है LPG पॉलिसीज़ की।
इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो दर है, महंगाई के रेट में भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है। 2013-14 के अंदर हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 9% तक पहुंच चुका था, जो कि अब 2018-2019 में 3.4% पर आ चुका है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि 1991 के बाद से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, ये सब उसी के कारण यहाँ पर हुआ है। बात करते हैं कंज्यूमर्स सोवरेनिटी की। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी हैं, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। पहले तो सिर्फ डोमेस्टिक सेलर्स बेचते थे, अब डोमेस्टिक सेलर्स के साथ साथ बाहर के सेलर्स भी हमारी कंट्री में के अंदर आकर बेच रहे हैं। तो जितने ज़्यादा सेलर्स हो गए हैं उतना ज़्यादा कंज्यूमर्स को चॉइस मिल गई है गुड्स में से कि वो किसको चूज़ करें। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का अच्छा नहीं लगता है गुड तो फॉरेन इन्वेस्टर का चूज़ करें, फॉरेन प्रोड्यूसर का अच्छा नहीं लगता है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का चूज़ करें। तो प्रोड्यूसर्स भी अब क्या कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कंज्यूमर्स को नहीं चलाते हैं, वो कंज्यूमर्स की मर्जी से अपना बिजनेस चला रहे हैं। यहाँ पे अब जो पावरफुल बन गया है ना, वो कंज्यूमर बन गया है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को वही बेचना पड़ेगा जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। तो इससे क्या हुआ, इससे हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर कंजम्पशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और लोगों का भी अच्छा खासा वेलफेयर हुआ है, जीडीपी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जब एलपीजी से कोई भी बेनिफिट निकलता है तो वो सिर्फ किसी एक सेक्टर को नहीं जाता, वो काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर बंटता है। तो यहीं पे हमने कंज्यूमर्स की सोवरेनिटी देखी, क्योंकि कंज्यूमर की नीड अब ड्राइविंग फोर्स बन गई है मार्केट की। जो कंज्यूमर को खरीदना है प्रोड्यूसर वो बनाएगा, ना कि जो प्रोड्यूसर बना रहा है कंज्यूमर को वो खरीदना पड़ेगा। अब बहुत डिफरेंट बात हो चुकी है, कंज्यूमर्स अब ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बन चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, उनके अंदर सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर बढ़ गई है। हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी जो हमारी कंट्री के अंदर शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं उसको बढ़ाया है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, यानी जिसमें एक कंट्री अपनी कंपनी को भारत के अंदर बेच देती है, भेज देती है, और वो यहाँ पे आके अपने फुल फ्लेज बिजनेस करती है। मेक इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ही बीजेपी की सरकार द्वारा चालू किया गया है। और साथ में इंडिया को वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक पावर, एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के रूप में देख रही हैं। लगभग दुनिया की हर कंट्री के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में बात नहीं करते, इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। हमने काफ़ी कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ाई है, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। जिस कंट्री के साथ हमारा कोई भी इतिहास नहीं रहा उस कंट्री के साथ भी हमने 1991 के बाद पॉलिसी के थ्रू हमने ट्रेड करनी शुरू करी है। तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये माना है कि भारत आने वाले थोड़े टाइम के अंदर भारत एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकता है, और एक टाइम तक हम दुनिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 1991 की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं कि वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशंस तक हमें इकोनॉमिक पावर के रूप में, एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर तक के रूप में पहचानने लगे। तो अब बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में। ये थे मेरिट्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, साथ में हमारी कंट्री के अंदर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई काफ़ी ज़्यादा, हमारी इन्फ्लेशन ठीक हुई, फिस्कल डेफिसिट ठीक हुआ, वाइब्रेंट इकोनॉमी हुई, जीडीपी की ग्रोथ 8% तक पहुंच गई। तो ये कुछ बातें थी जो मेरिट्स थी, लेकिन सिर्फ मेरिट्स नहीं होते, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एक दूसरी साइड भी है जो क्या है, डीमेरिट की। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि एलपीजी पॉलिसीज़ के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। जी हाँ, एलपीजी पॉलिसीज़ के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान या कोई भी पॉलिसी नहीं लाई गई जिसके द्वारा एग्रीकल्चर को बढ़िया करा जाए। भारत के अंदर जो इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो एक टाइम पे 72% पॉपुलेशन को अपने अंदर एंगेज करता था, 51% का जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन देता था, ऐसे सेक्टर को एलपीजी पॉलिसीज़ के अंदर बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया। एलपीजी पॉलिसीज़ को सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के ऊपर फोकस के हिसाब से बनाया गया, जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और अर्बन इकोनॉमी जो कि सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमी है, इनके बीच का गैप, इनके बीच का गल्फ बढ़ता गया। गांव के अंदर गरीबी बढ़ती गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम हो गई। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कम हो जाती है तो हमेशा याद रखिए सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्लो ग्रोथ, इंडस्ट्री सेक्टर की स्लो ग्रोथ।
दूसरा अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी के अंदर जितना भी ग्रोथ का काम हुआ, जितनी भी ग्रोथ की प्रोसेस हुई, वो सारी की सारी अर्बन फोकस थी, सिर्फ अर्बन एरियाज़ के अंदर यहाँ पे करा गया। एमएनसीज आई अर्बन सेंटर के अंदर, उन्होंने अर्बन एरियाज़ में अपने सेंटर स्टैब्लिश करे, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी। गांव के एरिया के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया गया, बहुत ही स्पेशली अगर गवर्नमेंट ने कहा है तो एक छोटा मोटा प्लांट लगा दिया, वरना वो भी कुछ नहीं किया। इसकी वजह से भी इकोनॉमिक डुअलिज्म आ गया। क्या होता है इकोनॉमिक डुअलिज्म? इकोनॉमिक डुअलिज्म का मतलब होता है जब रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के बीच में लोगों को हम गरीब और अमीर देखना शुरू कर देते हैं कि गांव का है तो गरीब होगा, शहर का है तो अमीर होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि एलपीजी की जो ग्रोथ की जो बेनिफिट्स थे, जो ग्रोथ की जो प्रोसेस थी, वो सारी की सारी कहाँ गई? सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ में रही, और इससे अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी, इनके बीच में भी गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। बात हम करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म की। हम 200 साल तो ब्रिटिशर्स के अंडर रहे, गुलाम बन के रहे। अब वो बाहर चले गए, लेकिन अब दूसरा कॉलोनियलिज्म आ गया है, एक नया तरीके से हम गुलाम बन गए हैं, जिसके अंदर हम अब किसी देश के नहीं बल्कि एमएनसीज के गुलाम हैं। जी हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज के गुलाम हैं। वो धीरे धीरे हमारी कंट्री के अंदर आती हैं, अपनी चीज़ों को डंप करती हैं सस्ते दामों पर। डंपिंग यहाँ पर जैसे चाइना डंपिंग करता है भारत के अंदर, जिसकी वजह से वो हमारी इंडियन मार्केट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल गेन कर लेते हैं, और ये कंट्रोल धीरे धीरे हमारी कंट्री की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को कम कर देता है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं डोमेस्टिक, उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनका लॉस शुरू हो जाता है, और हमारी कंट्री की सारी वेल्थ उस एमएनसी की जो पेरेंट कंट्री है उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रिटिशर्स ने करा कि हमारा पैसा वो अपने कंट्री में ले गए, वही काम आज बड़ी बड़ी देशों के एमएनसीज भारत के अंदर आकर कर रही हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना, जिसके बारे में आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सा देखने को आप लोगों को मिल सकता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि की ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के आने से कंज्यूमरिज्म का स्प्रेड बढ़ा है। लोग खर्चीले बन गए हैं, वो बस ये देखते हैं कि वेस्ट में क्या चीज़ मिल रही है और वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी इनकम क्या है, उनका फैमिली बजट क्या है, क्या उनको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो थिंकर्स का ये कहना है कि इसकी वजह से मार्केट का साइज़ तो बढ़ गया है, प्रोड्यूसर्स तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। उनको अपनी नीड्स, जो उनकी नीड्स एक्चुअली में नीड्स हैं भी नहीं, जो बस उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको खरीदने के लिए या तो उनको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ती है या फिर बोरोविंग्स करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लिया जाता है। तो ये था हमारा आज की वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अपने आप को सुधारने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टाग्राम के हैंडल की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। आप प्लीज़ हम तक अपनी बात पहुँचाइए, कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी बात पहुँचाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर ऐसा मत सोचिए कि पढ़ाई रोकनी है, पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका है। हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहे हैं, आप भी अपने एफर्ट डालिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ वहाँ